नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हुई किसी मौत की पहली बार पुष्टि हुई है। सरकार की तरफ से गठित पैनल ने यह खबर कंफर्म की है। यह केस 68 साल के एक व्यक्ति का था जिन्हें 8 मार्च को वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन की डोज देने के बाद बुजुर्ग में एलर्जिक रिएक्शन हुआ और फिर उनकी मृत्यु हो गई। कमेटी ने भारत में वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलने वाले 31 लोगों पर स्टडी की है। यह बड़ी खबर है और इसके आधार पर तरह तरह के भ्रम और डर फैलाए जा रहे हैं, इसीलिए इसका गहरा विश्लेषण होना चाहिए। वैसे आजकल वैक्सीन कटाक्ष और राजनीति का साधन भी बना हुआ है। आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने के सवाल पर कई कटाक्ष किए। आपको इस राजनीतिक इंटरव्यू के वैक्सीन वाले हाइलाइट सुनने चाहिए। साथ में टीकाकरण का स्पीड अपडेट भी दे देंगे। कल हमने आपको कोरोना के नए खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट के प्रति एक्स्ट्रा खबरदार किया था। आज हमने इसका रिसर्च पेपर पढ़कर पूरी स्टडी कर ली है और इसके तकनीकी पहलुओं पर विशेषज्ञों से बात भी की है ताकि सरल भाषा में आपको समझा सके। ये वेरिएंट 60,000 रुपए की एंटीबॉडी कॉकटेल सहित तमाम दवाओं को बेअसर कर देता है। हालांकि 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो इस वेरिएंट पर भी कारगर हो सकते हैं। कौन से हैं वो वैक्सीन, कौन से हैं वो जो वेरिएंट के खिलाफ कारगर रहेंगे, वो देखिएगा। आज गलवान में भारत और चीन के खूनी टकराव का 1 साल पूरा हो गया है। इस खबर ने दोनों देशों सहित पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज 1 साल बाद गलवान को फिर से देखने की जरूरत है। उस वक्त तो भारत के जाबाज सैनिकों ने चाइनीज आर्मी को शिष्टाचार सिखाने वाली डोज दे दी थी। आज के हालात क्या हैं, ये विस्तार से बताएंगे। और शुरू में ही एक्स्ट्रा खबरदार करने की बारी। दूसरी लहर के पीक के बाद नए मामलों में 85% की कमी आई है। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल का एनरोलमेंट शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकारें अब दुर्गम इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन से डिलीवरी करेंगी और इसके लिए कंपनियों से अर्जियां मांगी गई हैं। आईसीएमआर ने आईआईटी कानपुर के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती टेस्ट भी किए हैं। आईसीएमआर की मांग है कि ड्रोन 35 किलोमीटर तक जा सकता हो, 4 किलो वजन उठा सकता हो और 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता हो। लेकिन सबसे पहले बात वैक्सीन की। भारत में वैक्सीन को लेकर 2 तरह की सोच है। एक सोच वैक्सीन पर भरोसा करने की है, दूसरी सोच वैक्सीन पर भ्रम की है। वैक्सीन पर भरोसा यह है कि यही वायरस से हमें बचाएगी। वैक्सीन पर भ्रम यह है कि टीका लगवाने से कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस भरोसे और भ्रम के बीच आज आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि भारत में टीकाकरण के 6 महीने में पहला केस आया है जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि इस मौत का सीधा संबंध वैक्सीन लगने से। लेकिन जिस देश में रोजाना औसतन करीब 27 लाख डोज लग रही हैं, जिस देश में अब तक 26 करोड़ डोज लग चुकी हो, वहां ऐसे इक्का दुक्का मामले ही आते हैं। तो ये वैक्सीन से डरने वाली नहीं, बल्कि वैक्सीन पर भ्रम तोड़ने वाली और भरोसा बढ़ाने वाली बात है। फिर भी यह पूरा मामला क्या है? जिस व्यक्ति की मृत्यु के पीछे वैक्सीन को वजह माना गया, उसे कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए थे जिससे उनकी मौत हो गई? वैक्सीनेशन के बाद किसी को दर्द, किसी को सिर दर्द, किसी को सर्दी, किसी को बुखार, किसी को थकान। यह कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 दिन ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन मामला इससे ज्यादा बिगड़ जाए, कोई और सीरियस बात हो जाए और उसमें किसी की जान तक चली जाए, ऐसा अभी तक नहीं सुना था। लेकिन पहली बार सरकार ने माना है, पहली बार देश में किसी की वैक्सीनेशन से मौत हुई है। ये मामला एक ऐसे व्यक्ति का है जिनकी उम्र 68 साल की थी। 8 मार्च को इन्होंने वैक्सीन लगवाया था और सरकार का ये कहना है कि वैक्सीन रिलेटेड डेथ है, ये उनकी मृत्यु वैक्सीन की वजह से हुई थी। ये एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की एक कमेटी है जो कि एडवर्स इवेंट्स स्टडी करती है, फॉलो करती है। जनवरी के बाद वैक्सीन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये कमेटी सेटअप हुई थी। इसी कमेटी का ये मामला है कि ये मृत्यु
वैक्सीन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है और ये मृत्यु वैक्सीन की वजह से ही हुई है। जिस 68 साल के व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और जिसकी मौत की वजह वैक्सीनेशन को माना गया, उसे वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसे क्या साइड इफेक्ट्स हो गए थे जिससे उसकी जान चली गई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नेशनल AEFI कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद 68 साल के एक व्यक्ति की मौत एनाफिलैक्सिस से हुई। ये बहुत खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो एलर्जिक रिएक्शन होने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर शरीर में दिखने लगता है और अगर इसका तुरंत इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो जाता है। इससे रैशेज आ जाते हैं, खुजली और सूजन हो जाती है, खांसी आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर पीला पड़ जाता है, पल्स रेट घट जाती है। इसी एलर्जी ने उस व्यक्ति की जान ले ली जिसे भारत में वैक्सीन से मौत का पहला केस माना गया। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखने वाली कमेटी के सामने इस तरह के कई सीरियस केस आए। AEFI कमेटी ने जनवरी से मार्च के बीच ऐसे 31 सीरियस मामलों की पड़ताल की, जिसमें 18 मामलों में ये कहा गया कि इनकी मौत का वैक्सीनेशन से कोई कनेक्शन नहीं है और ये सिर्फ इत्तेफाक की बात हो सकती है। 7 मामले ऐसे थे जिसमें कोई निश्चित सबूत नहीं मिला कि वैक्सीन से ही ये सीरियस हुए। 2 मामले ऐसे भी थे जिनमें कोई भी कारण साफ नहीं हो सका। इन 2 मामलों में एक 43 साल का व्यक्ति था जिसकी 18 जनवरी को वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हो गई थी। दूसरा 55 साल का व्यक्ति था जिसकी 5 फरवरी को वैक्सीन लगवाने के बाद मौत हुई थी। लेकिन 3 मामलों में माना गया ये सीधे सीधे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और उसके बाद एनाफिलैक्सिस रिएक्शन से ही जुड़े हैं। इसमें भी सिर्फ एक मौत की पुष्टि की गई है। जिन 3 मामलों में वैक्सीन के सीधे सीधे साइड इफेक्ट्स की बात की गई, उनमें 2 लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी और एक ने कोवैक्सीन लगवाई थी। और कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि हमें वैक्सीन अपनाने हैं और ये जो मिनिस्क्यूल रिस्क है जितना भी है बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और उसमें भी एक सिस्टम है जो कि इन चीज़ों को कम करने को, इमीडिएट ट्रीटमेंट को, फर्स्ट एड को बिल्कुल एक SOP का पार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें यही विनती होगी कि भ्रम नहीं होना चाहिए और इसको और इस इंफॉर्मेशन को जो ट्रूथफुली प्रेजेंट की गई है हमारे वेबसाइट पे, उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम डाउट पैदा करें। ये बात सही है कि गिने चुने मामलों से वैक्सीनेशन पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात भी जरूरी है कि वैक्सीन से कैसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उस पर निगरानी रखना, लगातार पड़ताल करना, नियमित रिपोर्ट देना जरूरी है। देश में 26 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दिए गए हैं। इनमें 26,000 करीब एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं और कुछ ही ऐसे मामले हैं जिनमें हालत ज्यादा बिगड़ी हो। लेकिन जब मौत की बात होती है तो जाहिर है मन में एक डर बैठ ही जाता है। इस समय देश में ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पर वैक्सीन को लेकर अभी हिचक भी है और सरकार के आगे ये एक बड़ा चैलेंज भी है। स्नेहा मोरदानी, आज तक। भारत में वैक्सीन की वजह से पहली मौत की पुष्टि हुई है तो यह सवाल भी सबके मन में आता है कि क्या यह सिर्फ भारत में हुआ है या फिर दुनिया में कहीं और भी वैक्सीन की वजह से मौतें हुई हैं। इसका सीधा जवाब यही है कि भारत अकेला देश नहीं है। बहुत सारे देशों में वैक्सीन से मौत के मामले आ चुके हैं। अप्रैल में कनाडा में वैक्सीन की वजह से पहली मौत हो चुकी है। मई में ऐसा ही दूसरा मामला आया था। दोनों मामले 50 से 55 साल की महिलाओं के थे। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाने के बाद इनकी हालत ब्लड क्लॉट की वजह से बिगड़ गई थी। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ऐसे मामले आ चुके हैं। यूके में स्कॉटलैंड के अंदर 3 ऐसी मौतें अप्रैल में हुई जिन्हें वैक्सीन के साइड इफेक्ट से सीधे सीधे जोड़कर देखा गया। ऑस्ट्रेलिया में भी वैक्सीन की वजह से एक मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक के टीकाकरण में जून तक करीब 5,000 ऐसी मौतें हुई हैं जिन्हें टीका लग गया था, लेकिन इन मौतों की वजह वैक्सीन थी, ये नहीं कहा जा सकता। यानी वैक्सीन से मौतें तो हुई हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। लाखों में कोई एक केस होता है और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है। वैक्सीन का काम जान बचाना है और ये वही करती है। इसीलिए वैक्सीनेशन में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। कोरोना से लड़ाई हम सब की जिम्मेदारी है और ये लड़ाई हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता।
हमें इस बात को भी समझना होगा कि वैक्सीनेशन के बाद अगर कोई मौत होती है या फिर कोई गंभीर तौर पर बीमार पड़ता है या अस्पताल में भर्ती होता है तो इससे तुरंत ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये वैक्सीन लगने की वजह से हुआ है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब से 7 जून तक 488 लोगों की वैक्सीनेशन के बाद मौत हुई, लेकिन सरकार का दावा है कि ऐसी रिपोर्ट्स सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मौत की वजह वैक्सीन तभी मानी जा सकती है जब इसकी पूरी पड़ताल हो कि क्या वाकई वैक्सीन लगने की वजह से इस तरह के साइड इफेक्ट्स हुए जिसमें किसी व्यक्ति की जान चली जाए। सरकार का तर्क यह है कि अगर वैक्सीनेशन को कुछ मौतों की वजह मान भी लिया जाए तो भी अब तक की गई 26 करोड़ डोज में ये सिर्फ 0.0002% ही है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस में वैक्सीन नहीं लगाने से मौत के खतरे के सामने वैक्सीन लगने से मौत का खतरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह के डर, किसी भी तरह के भ्रम को दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीनेशन का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है जिसमें वैक्सीन लगने के बाद कम से कम आधे घंटे तक यह देखा जाता है कि किसी को कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो रही है। वैक्सीनेशन के बाद दर्द, बुखार, थकान के लक्षण सामान्य माने जाते हैं। फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन पर हमें सावधान हो जाना चाहिए, जैसे अगर शरीर में सूजन आ जाए, सीने में तेज दर्द होने लगे, पेट में तेज दर्द होने लगे, बिना किसी वजह के लगातार उल्टियां होने लगे, बहुत तेज सर दर्द होने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो तो वैक्सीनेशन सेंटर पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यानी टीके से नहीं डरना है, लक्षणों पर सावधान रहना है। भारत में अब तक की सबसे जानलेवा दूसरी लहर की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। WHO ने इस वेरिएंट को सबसे खतरनाक 4 वेरिएंट की श्रेणी में रखा है, लेकिन अब इसका एक और नया वेरिएंट डेल्टा प्लस सामने आया है। वैज्ञानिक वायरस के नए वेरिएंट को ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बता रहे हैं, जिस पर तमाम दवाएं भी बेअसर हो सकती हैं। तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके हमने इस नए खतरे को डिकोड किया है। हमारा सामना एक ऐसे वायरस से है जो न सिर्फ रूप बदलता है बल्कि लगातार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले वायरस के डेल्टा वेरिएंट का नया अवतार डेल्टा प्लस सामने आ गया है और ये ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर डेल्टा प्लस शरीर में पहुंच गया तो तमाम दवाओं को बेअसर कर देता है। कोरोना मरीजों पर जबरदस्त असर रखने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल, जिसकी कीमत 60,000 रुपए है, वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर असर नहीं दिखाती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा 2 दवाओं का मिक्सचर है। ये दवा कोरोना वायरस पर काफी असरदार मानी जा रही है। इस दवा की ट्रंप ने बहुत तारीफ की थी, लेकिन विश्व विख्यात दवा भी डेल्टा प्लस वायरस के सामने टिक नहीं पाएगी। पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट। So let's learn more about it. It is a matter of time. It is something which science should watch. सबसे अहम बात कि ये एक वेरिएंट ऐसा है जो भारत में दिए जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को नकारात्मक साबित कर रहा है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका एक इंजेक्शन का जो दाम है वो 60,000 रुपए से ऊपर है। काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है और उसको भी कहा जा रहा है ये वायरस नकारात्मक साबित कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइजर या एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड टीकों की 2 खुराक डेल्टा वेरिएंट पर कारगर हो सकती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइजर की 2 खुराक लेने से संक्रमण होने के बावजूद अस्पताल जाने की आशंका 96% तक कम हो जाती है, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक लेने पर अस्पताल जाने की आशंका 92% तक कम हो जाती है। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वैक्सीन्स। अभी हाल ही में जो नतीजे आए हैं हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर 2 डोज कोविशील्ड का लिया जाए, जिसको हम एस्ट्राजेनेका के नाम पे इंग्लैंड में दे रहे हैं, उसको 2 डोज लेने से 70% लोगों में हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर से जुड़े और गहरे रिसर्च भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम डेल्टा वेरिएंट पर 2 वैक्सीन के कारगर होने की बात तो सामने आ ही गई है।
7 जून तक दुनिया भर में डेल्टा प्लस संक्रमण के 63 मामले सामने आए थे। कनाडा, जर्मनी और रूस में 1-1, नेपाल में 2, स्विट्जरलैंड में 4, भारत में 6, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 12, जापान में 13, अमेरिका में 14 और यूके में 36 केस सामने आए हैं। हालांकि महामारी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में डेल्टा प्लस का इन्फेक्शन 6 मरीजों में ही मिला है। यह जो डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है वो बहुत ही छोटी संख्या में सैंपल्स में पाया गया है, लेकिन साथ में हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इम्प्रूव करना है, तभी हम इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उनको पहचान पाएंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकेंगे। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट वैज्ञानिकों के फोकस में रहेगा। जब तक इसकी काट ना निकाल ली जाए तब तक 3 ही उपाय हैं: मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। डेल्टा वेरिएंट हो या फिर डेल्टा प्लस, वायरस के हर वेरिएंट की काट एक ही है और वो है वैक्सीन। और भारत में वैक्सीन की कमी की वजह से देश की आबादी को वैक्सीन लगाना एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक पूरे देश में सभी को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है, लेकिन इन दावों को पूरा करना कठिन है। देश में एक दिन में करीब 27 लाख लोगों को टीका लग रहा है। अगर 31 दिसंबर तक सबको टीका लगाना है तो हर रोज कम से कम 84 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज देनी होगी। भारत में अब तक 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। 18 करोड़ से ज्यादा को एक डोज मिल गई है और टारगेट है 90 करोड़ की जनसंख्या को वैक्सीन लगाने की। भारत को करीब करीब 160 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता है। अगर लगातार हर रोज 27 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाती है तो 599 दिनों में 18 साल से ऊपर के 90 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंच पाएगी। ये तब है जब भारत की टीकाकरण की रफ्तार चीन के बाद नंबर 2 पर है। भारत में औसतन हर रोज 15 लाख वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका में 10 लाख वैक्सीन, ब्राजील में 8 लाख, जर्मनी में 7 लाख, ब्रिटेन में 5 लाख, चीन में 1 करोड़ 80 लाख। चीन का डेटा आमतौर पर सुलभ नहीं होता, ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स और वहां की सरकारी घोषणाओं पर ही भरोसा करना होता है। आबादी के अनुपात में वैक्सीन की 2 डोज लगाने की रफ्तार देखें तो भारत और चीन की आबादी सबसे बड़ा ब्रेकर है। अमेरिका और ब्रिटेन की 42.3% जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी हैं। जर्मनी में 21.9%, ब्राजील में 11.1%, चीन में 15.5%, भारत में करीब 3.5% जनसंख्या को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। भारत में वैक्सीन की कमी ने रफ्तार को कम किया है। वैक्सीन खरीद के मामले में भारत कहां खड़ा है, ये भी देखते हैं। कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज, कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ डोज, स्पुतनिक वी की 15 करोड़ डोज मिलनी तय है। इसके अलावा जाइडस कैडिला की 5 करोड़ डोज, नोवावैक्स की 20 करोड़ डोज, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज और जेनोवा की 6 करोड़ वैक्सीन डोज पाइपलाइन में है। यानी भारत में लोगों को दोनों डोज से देने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है। हालांकि इसमें बहुत से किंतु परंतु लगे हुए हैं। भारत को हर्ड इम्यूनिटी यानी जनसंख्या के बड़े हिस्से की प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने में कई महीने का समय लग सकता है। अब वैक्सीन में राजनीति के घालमेल को भी समझते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वैक्सीन वाली कई व्यंग्य बाण छोड़े। अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे यूपी में जब हर गरीब और किसान को वैक्सीन की डोज लग जाएगी तब आखिर में वो भी वैक्सीन लगवा लेंगे। साथ ही अखिलेश ने प्रधानमंत्री के स्वदेशी कोवैक्सीन लगवाने पर भी तंज किया। ये तंज ऐसे समय में किया गया है जब पीएम मोदी के इसी साल के अंत में अमेरिका जाने की चर्चाएं हो रही हैं। आपने जो बयान दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उसको लेके भ्रम की स्थिति बनी, लोगों में गलत फहमियां हुई और लोग भ्रमित हुए। लेकिन उसके बाद आपके पिता नेताजी मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगवाई, तब आपको क्या लगा, आपका क्या रिएक्शन उसके ऊपर? तो आपने उनको कहा नहीं है तो बीजेपी की वैक्सीन है। जिस समय ये कहा गया था उस समय कई परीक्षण वैक्सीन के नहीं हुए थे और केवल मैंने सवाल नहीं खड़ा किया था, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने खड़ा किया था। उसके बाद लगातार मेरा कहना, समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। सरकार आखिरकार फ्री क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही थी और फिर पर्याप्त वैक्सीन क्यों नहीं है सरकार के पास? जब सरकार को तैयारी करनी थी वैक्सीन की तो वैक्सीन की तैयारी क्यों नहीं की? आज दुनिया में तमाम देशों ने अपने पूरे के पूरे नागरिकों को वैक्सीन लगा दी, लेकिन क्या है आप वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो अब आपका कहना है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को। और मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूं जो छूट गया हूं,
मैं उन भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं आखिरी आदमी हूंगा जब ये पूरे देश के गरीबों को लगा दें वैक्सीन, उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगा दें, और जब आखिरी बचेगा तो मैं जाकर के वैक्सीन लगवा लूंगा। मतलब क्या मैं आखिरी आदमी हूं? पहले तो इन्हें पूरे गरीब, मजदूर और जिनको निकलना है काम के लिए, जिन्हें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, आखिर उनको वैक्सीन कब लगाएंगे? हमने तो समाजवादियों ने कहा है कि आप दिवाली से पहले वैक्सीन लगा दीजिए। आखिरकार वैक्सीन है कहां पर? नहीं, आप लगवाने जा रहे हैं वैक्सीन। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार गरीबों को वैक्सीन लगवाएगी कि नहीं लगवाएगी। और मैं ये अकेला नहीं बचा हूं, अभी तो बहुत सारे किसान बाकी हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, उनको वैक्सीन कब लगवाएगी सरकार? आप लगवाएंगे वैक्सीन? मैं आखिरी, जब सब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को लग जाएंगे उसके आखिरी मुझे भी लगा दें। और फिर ये भी जानना चाहता हूं, लगता है कि प्रधानमंत्री जी जा नहीं पा रहे विदेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैक्सीन लगवा ली हो जिससे विदेश यात्रा न कर पा रहे हो? तो सरकार को कम से कम अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। आज 15 जून है। आज गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प का 1 साल पूरा हो रहा है, जिसमें भारत के 20 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था और चीन को करारा जवाब दिया था। हम देश के उन बलिदानियों को नमन करते हैं। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के 1 साल बाद LAC पर क्या बदला है? पिछले 1 साल में चीन और उसकी सेना को भारत की तरफ से क्या मैसेज दिया गया है और इस वक्त LAC पर क्या हालात हैं? इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पंद्रह जून 2020 जब गलवान घाटी में भारत के वीर जवानों ने अपने चट्टानी इरादों और फौलादी बल से चीनी सेना के मंसूबों को पानी पानी कर दिया था। पिछले 1 साल में भारत ने न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक जंग में भी चीन को बुरी तरह पटखनी दी है, जिसका एक सबूत हैं ये तस्वीरें, जब इसी वर्ष फरवरी में चीनी सेना को अपनी हद में वापस जाना पड़ा। ये भारत की सैन्य जीत थी। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। गलवान घाटी में झड़प के 1 साल में कई मोर्चों पर चीन को भारत से मात मिली है। न सिर्फ चीन को भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आना पड़ा, बल्कि भारतीय सीमा से चीनी सेना को अपने तंबू उखाड़ने पड़ गए। इतना ही नहीं, चीन को गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों मारे गए अपने सैनिकों का सच भी कबूल करना पड़ा। 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में देश के वीर जवानों ने शहादत दी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए देश के सपूत चीन को ऐसा सबक सिखाकर गए जो चीन और उसकी सेना कभी भूलेगी नहीं। उनके काफी कैजुअलिटीज हुए हैं, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुए हैं। इसका सबूत ये है कि जो गलवान था, ये ऐसे गलवान, बहुत सारे गलवान होने थे, क्योंकि जो उनके हथियार थे उस टाइम पे, जो स्पाइक वेपन्स थे, जो क्लब्स थे, ये एक ही यूनिट को नहीं, काफी यूनिट्स को दिए गए होंगे और वो प्लान कर रहे होंगे कि ऐसे गलवान हर एक जगह होंगे ताकि इंडियन आर्मी को सबक सिखा सके। लेकिन संतोष बाबू और उनके जवानों ने जो वहां पर किया, उनकी टीम ने, उनकी यूनिट ने जो वहां पर किया, उससे चाइनीज को ये धक्का लगा कि इतना अगर रिटेलिएशन होगी तो उनका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और इसलिए हमने देखा है कि पिछले 1 साल में कोई भी आगे वायलेंट इंसिडेंट LAC पे नहीं हुआ है। लेकिन चीन तो चीन है, वो भारत के दबाव में झुका तो है, लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये युद्ध अभ्यास उसी एयरबेस से किया गया जहां पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को मदद पहुंचाई थी। भारतीय सेना ने गलवान हिंसा के बाद चीन को न सिर्फ उसकी सीमा में वापस खदेड़ा है, बल्कि उसको कई बार उसकी हद भी याद दिलाई है। चाहे चीन के पास मॉडर्नाइज्ड आर्म फोर्सेस हो, चाहे चीन के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे चीन के पास उसकी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन चीन की जो सेना है वो भारतीय सेना से टक्कर लेने में डरती है। उसको मालूम है, और खासकर गलवान के बाद जब उसने देखा कि हिंदुस्तान की सेना उनको छोड़ेगी नहीं, यही कारण है कि वो हिंदुस्तान के साथ टक्कर नहीं लेना चाहता। लेकिन उसकी साजिश जो है लगी रहती है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की, और उसे मालूम है लड़ाई के मैदान में चीन के जो सैनिक हैं, और खासकर जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर, इस ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ लड़ने में पूरे समर्थ हैं। भारत ने भी LAC पर इस 1 साल में खुद को बेहद मजबूत कर लिया है। भारतीय सेना
पिछले 1 साल से लद्दाख में 50,000 सैनिकों के साथ तैनात है। इस तैनाती में जरा भी बदलाव नहीं आया। राफेल के साथ साथ MiG-29 और सुखोई 30 के बेड़े उत्तरी लद्दाख के आसमान में हावी रहे हैं और अब इसी महीने के अंत तक राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन भी तैयार हो जाएगी। सेना की 1 स्ट्राइक कोर को लद्दाख में उत्तरी सीमाओं की तरफ फिर से तैनात किया गया है। LAC पर लद्दाख में सभी फॉरवर्ड पोस्ट तक साल भर सप्लाई करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरे साल सेना की आवाजाही के लिए बेहद तेजी से सड़कों का निर्माण चल रहा है। सेना के इंजीनियरों ने पिछले 11 महीनों के भीतर ही सीमा पर जवानों के आवास की उन सुविधाओं को बना लिया है जिसकी प्लानिंग अगले 5 सालों में बनाने की थी। चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी को बढ़ाने के लिए पैंगोंग झील में नई नावें भी तैनात की गई हैं। यानी LAC पर भारतीय सेना ने लंबे वक्त तक तैनात रहने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि फरवरी में हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के 4 महीने बाद भी LAC पर संघर्ष वाले इलाकों में अब भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है। पिछले 1 साल में भारत ने अनेकों स्टेप्स लिए हैं जिससे हमारी LAC पर पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दी गई है, रोड कनेक्टिविटी जो है सब फॉरवर्ड पोस्ट को उसको इम्प्रूव कर दिया गया है, लॉजिस्टिक बैकअप इम्प्रूव कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने एक्स्ट्रा ट्रुप्स को डिप्लॉय किए हैं और एयरफोर्स और आर्मी ने मिलजुल कर अपनी पोजीशंस को फर्दर स्ट्रेंथन किया। पूर्वी लद्दाख में -40 डिग्री की सर्दी में चीन के मंसूबों को आग लगाने के बाद अब LAC पर गर्मियों के हिसाब से तैनाती शुरू हो चुकी है। गलवान घाटी में हिमाकत कर चीन ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। इस 1 साल में भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। राफेल लड़ाकू विमान से लेकर फॉरवर्ड पोस्ट तक सड़कों के नेटवर्क को तेजी से तैयार किया गया है, क्योंकि चीन को काबू में रखने का एक ही तरीका है कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाए और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, और जिसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। गलवान हिंसा के मास्टरमाइंड चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारतीय सेना ने पिछले 1 वर्ष में कई कदम उठाए। साथ ही भारत सरकार ने भी चीन को कूटनीतिक मात देने वाले कई फैसले लिए और चीन को संदेश दिया कि ये 1962 का भारत नहीं है। चीन पर आर्थिक स्ट्राइक के कुछ उदाहरण बताएं तो भारत ने चीन पर आर्थिक अटैक करते हुए करीब 175 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए चीनी कंपनियों के साथ हुए कई करार भी रद्द कर दिए गए। चीन के कई मोबाइल फोन ब्रांड्स जैसे हुआवे और ZTE को बैन कर दिया गया। देश के कई बंदरगाहों पर चाइनीज सामान को रोक दिया गया था। हालांकि बाद में इनमें से कई बैन में ढील भी दी गई, लेकिन चीन को यह मैसेज जरूर दे दिया गया कि भारत से दुश्मनी उसके लिए फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने चीन को झटके दिए। गलवान हिंसा के बाद भारत ने ताइवान, तिब्बत और हांगकांग को लेकर ऐसे कूटनीतिक बयान और कदम उठाए जो चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। भारत ने चीन के विरोध के बावजूद दलाई लामा के जन्मदिन मनाने पर कोई आधिकारिक आपत्ति नहीं जताई, जबकि पहले ऐसा होता आ रहा था। इसके अलावा भारत ने दिसंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन में चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की इस परियोजना से जुड़े समझौते रद्द कर दिए। गलवान कांड के बाद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड समूह को एक बार फिर एक्टिव किया और अक्टूबर 2020 में इसकी वर्चुअल मीटिंग भी हुई, जिसमें हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कंट्रोल करने को लेकर चर्चा हुई। भारत सरकार अपने सालाना मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए सहमत हो गई, जो अब तक भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास होता था। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलियाई युद्धपोतों की मौजूदगी पर चीन ने आपत्ति भी जताई थी। महंगाई के दानव ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ तो हर बार खरीदारी करते में जेब से ज्यादा पैसा निकालना पड़ता है, दूसरी तरफ बैंक में रखी उनकी जमा पूंजी भी लगातार घट रही है। ऐसे में लोगों को महंगाई की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई दर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की खबर सोमवार से हर जगह छाई हुई है। आम आदमी तो करीब हर रोज खरीदारी करते समय या पेट्रोल डीजल भरवाते वक्त इस दर्द से दो चार हो जाता है। आंकड़ों में तो इस खबर को खूब विस्तार से बताया जा चुका है, लेकिन खरीदारी करते वक्त जो
जेब से ज्यादा रुपए निकलते हैं, उसके अलावा ये कैसे आपको चोट पहुंचा रही है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। महंगाई दर के असर से बैंकों या घर में रखे पैसों की वैल्यू घट जाती है, यानी बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज भी महंगाई दर से कम हो गया है और मूल्य पर ब्याज मिलने के बावजूद जो वैल्यू होगी वो ज्यादा महंगाई दर के साए में मूल रकम से भी कम रह जाएगी। खरीदारी करने में आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी पहले जो आप सामान 100 रुपए में खरीदते थे वो अब 106 से 112 रुपए में आएगा। आरबीआई पर ब्याज दरों को घटाने की जगह बढ़ाने का दबाव रहेगा, जिससे होम लोन समेत तमाम तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। जब कर्ज महंगा होगा तो लोग उधार लेकर खरीदारी नहीं करेंगे, जिससे घर, गाड़ियां कम बिकेंगी और इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावना कम हो जाएगी। कारोबारी भी कर्ज लेकर निवेश नहीं करेंगे, यानी नए कारोबार शुरू नहीं होंगे। मौजूदा कारोबार का विस्तार नहीं होगा और रोजगार के मौके बढ़ने की जगह घट जाएंगे। यानी महंगाई दर किसी भी देश की पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा पैमाना है। आरबीआई भी लगातार इसका जिक्र करता आया है और अब रिटेल महंगाई दर के 6.3% पर पहुंचने से ये आरबीआई के कंफर्ट जोन से बाहर हो गई है। The rising trajectory of international crude prices within a broad-based surge in international commodity prices and logistics costs is worsening the cost conditions. These developments could keep core price pressures elevated. दरअसल इस वक्त खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें हैं। जानकारों का भी मानना है कि सरकार को अब महंगाई पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। कहीं ना कहीं से जो पेट्रोल के दाम यहाँ पर 100 रुपए हैं, उसका ये इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से अभी इन्फ्लेशन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका आम आदमियों पर क्या फर्क पड़ेगा? जब होलसेल इंडेक्स यहां पर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि होलसेल प्राइसेस यहां पर बढ़ जाएंगी। तो चाहे वो इस समय जरूर कोरोना की वजह से लॉकडाउन से एक इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी यहां पर निगेटिव ट्रेंड ही देखने को मिला है और इसी वजह से यहां पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं खाने के तेल की कीमतों ने भी आम आदमी की नाक में दम किया हुआ है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसकी बढ़ोतरी की बड़ी वजह विदेशों में हुआ इजाफा है। खाने का तेल विदेश से, हमारी खपत का करीब 60% तेल विदेश से आता है और विदेशों में इतनी ज़्यादा तेजी रही कि भाव करीब 60% तेलों के बढ़ गए। अब गवर्नमेंट को ड्यूटी जो घटाना चाहती थी नहीं घटानी चाहिए। यहाँ की इंडस्ट्री को बचाने के लिए बिजाई का पीरियड है, सोयाबीन और सरसों की बिजाई होगी। पहले ही भाव अब 20 रुपए किलो टूट गए हैं। मेरा ऐसा मानना है अब गवर्नमेंट को ड्यूटी नहीं घटानी चाहिए, भाव में मद्दा काफी आ चुका है। अब बाजी पूरी तरह से सरकार के हाथ में है कि क्या वो पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करके महंगाई को थामने की शुरुआत करती है या फिर डिमांड के घटने का इंतजार करेगी, जो किसी भी सूरत में मौजूदा आर्थिक रफ्तार के लिए सही फैसला नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पिछले साल से ही कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से किनारा करना शुरू कर दिया था। साथ ही टू व्हीलर से चलने वाले लोगों ने भी छोटी कारों को खरीदना शुरू कर दिया है। ऐसे में जून में अनलॉक शुरू होते ही कार कंपनियों ने ग्राहकों को अपने पाले में खींचने के लिए छोटी कारों पर बड़े डिस्काउंट्स का ऐलान कर दिया है। भारत हमेशा से छोटी कारों का सबसे बड़ा बाजार रहा है। कोरोना की पहली लहर के बाद तो दोपहिया चलाने वाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने भी छोटी कारें खरीदकर खुद को सुरक्षित बनाया था। कुछ ऐसी ही उम्मीद अब कोरोना की दूसरी लहर में भी की जा रही है। ग्राहकों की इस खपत को समझकर छोटी कारें बनाने वाली कंपनियां अनलॉक की शुरुआत के साथ ही छोटी कारों पर बड़ा डिस्काउंट्स लेकर आ गई हैं। स्मॉल कार सेगमेंट यानी 4 लाख रुपए से कम कीमत की कारों में इस समय मारुति और डैटसन की कारों का ही बोलबाला है। सबसे पहले देखते हैं मारुति की छोटी कारों पर ग्राहकों को जून में कितना फायदा मिल रहा है। मारुति ऑल्टो पर डिस्काउंट। जून में जो लोग मारुति की सबसे छोटी कार ऑल्टो को खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए कंपनी ने कार की कीमत के हिसाब से
भारी भरकम डिस्काउंट का ऐलान किया है। जून में मारुति सुजुकी ऑल्टो खरीदने पर कुल 39,000 रुपए तक की बचत होगी। इस एंट्री लेवल हैचबैक पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। वहीं कॉर्पोरेट डिस्काउंट के तौर पर भी 4,000 रुपए तक की बचत की जा सकती है। छोटी कारों के अलावा मारुति अपनी बाकी कारों पर भी जून में अच्छे खासे डिस्काउंट लेकर आई है। मारुति बलेनो पर ग्राहकों को 41,000 रुपए तक बचाने का मौका दे रही है। इग्निस पर भी ग्राहकों को 41,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। मारुति सियाज पर 23,000 रुपए तक और मारुति की एस क्रॉस एसयूवी पर 38,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। छोटी कारों के सेगमेंट में डैटसन भी अपनी कारों पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। डैटसन कारों पर डिस्काउंट। डैटसन इस वक्त 4 से 5 लाख कम कीमत के सेगमेंट में मारुति को सीधे चुनौती देने में लगा है। जून में डैटसन की रेडी गो पर 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। डैटसन गो और गो प्लस प्लस पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। दरअसल कार बाजार के लिहाज से अप्रैल और मई बिक्री के मामले में मायूसी की वजह बने हैं। ऐसे में डिस्काउंट्स का आजमाया हुआ फॉर्मूला कार कंपनियों के शोरूम तक ग्राहकों को लाने में कितना कामयाब होगा, इसका असली अंदाजा जुलाई में ही लगेगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।